तो मैंने आपको ये बताया कि क्रिस्टल के जो एटम्स होते हैं उनकी सबकी एनर्जीज जो हैं वो ओरिजिनल वाली एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है या थोड़ी सी कम होती है जितनी उनकी आइसोलेटेड स्टेट में होती है। अब मैं बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ सोडियम का, Na एटम का। तो Na सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, वो होगा 2, 8, 1। ये इसकी शेल्स हैं। अब आप केमिस्ट्री में सब शेल्स भी पढ़ चुके हो, उपकोष भी पढ़ चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं इसे डिवाइड करूँगी। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपको मुझे एक्सप्लेन दोबारा करना पड़ेगा, आप लोग केमिस्ट्री में से अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो सब शेल्स जो हैं इसकी सिर्फ S वाली होगी, तो 1s2 पहली सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरी जो शेल होती है इसके 2 उपकोष होते हैं और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे जाएंगे? S वाली में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और P वाली में 6 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6। और ये तीसरी जो शेल है इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, 3s1। इट मीन्स ये जो तीसरी कक्षा जो है इसका जो उपकोष है इस वाला होने कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरी भरे होने के लिए, तो ये आधी भरी है और आधी खाली है। ये हम सोडियम एटम की बात कर रहे हैं। सपोज हम 1 मोल सोडियम एटम की बात करते हैं, तो 1 मोल सोडियम एटम्स में जो है कितने एटम्स होंगे? 6 × 10⁻23 एटम्स। 1 मोल में इतने ही पदार्थ की संख्या होती है, नियर अबाउट 10⁻23 एटम्स। अब हम बात करते हैं इनके एनर्जी लेवल्स की। अगर मैं आइसोलेटेड स्टेट की बात करूं, आइसोलेटेड स्टेट या जिसको हम पृथक अवस्था भी बोलते हैं, आइसोलेटेड स्टेट में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ये हो गया 1s का, फिर ये हो गया 2s का, फिर 2p का और फिर 3s का। ये आइसोलेटेड स्टेट में है जहाँ पर एक ही एटम होता है, तो सबके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्रिस्टल की, क्रिस्टल मतलब ठोस, क्योंकि गैसों में तो अणु वैसे ही दूर दूर होते हैं तो हम उसको आइसोलेटेड जैसा मान सकते हैं। ठोसों में अणु पास पास होते हैं, तो इसलिए ठोस या फिर क्रिस्टल। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब क्रिस्टल की बात होती है तो जो अणु हैं उनका इंटरेक्शन जो है वो अब खाली अपनी ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो इंटरेक्शन साथ वालों से भी होगा। पर जो इंटरेक्शन होता है मेनली वो कौन सा होता है? जो बाहरी कक्षा होती है सिर्फ उनका ही इंटरेक्शन होता है, बाकियों का इंटरेक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो और आपको जो स्टडी भी करना है वो कौन सा करना है? बाहर वाली कक्षा का इंटरेक्शन स्टडी करना है। तो क्रिस्टल की बात करते हैं, 1s वाली जो स्टेट है, क्योंकि ये तो अंदर की स्टेट है, तो यहाँ का जो एनर्जी लेवल होगा वो सेम ही रहेगा। इसी तरीके से 2s, इस पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है एनर्जी लेवल्स जो है इस तरीके से, क्योंकि 1 मोल में कितने अणु हैं? नियर अबाउट 10⁻23, तो उन सबका एनर्जी लेवल होगा ना अलग अलग, तो ये बहुत सारी लाइन है। इसी तरीके से 2p वाला भी, ये थोड़ा सा ज़्यादा। और बात करते हैं अब हम 3s वाला, जो बिल्कुल बाहरी है। इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो कैसा होगा? वो होगा सबसे ज़्यादा। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो कितने के होंगे? 10⁻23 एटम्स, मतलब ये 10⁻23 एनर्जी लाइंस बनेंगी, क्योंकि 10⁻23 एटम्स है नियर अबाउट, तो इन सब के लिए एनर्जी लाइंस बनेंगी।
और आप देख रहे हैं यहाँ मैंने इसको आधा खाली छोड़ा है और आधा भरा हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारा 3s वाला जो उपकोश है वो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स वो आधा खाली है और आधा भरा हुआ है। तो जो अंदर के हैं ये नियर अबाउट सेम ही रहते हैं, क्योंकि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर के जो उनके पड़ोसी वाले एटम हैं, नेबरिंग एटम्स हैं, उनसे अनअफेक्टेड रहते हैं। अब हम बात कर रहे थे ठोसों में ऊर्जा बैंड, तो अब ऊर्जा बैंड की मैं बात करती हूँ कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं 10⁻23 नियर अबाउट एनर्जी लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। जब हम एक एटम की बात करते हैं तो वहाँ होते हैं एनर्जी लेवल्स, पर जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल में क्या होते हैं? एनर्जी बैंड्स। इसको बोला जाता है एनर्जी बैंड्स। तो अब आपको क्लियर हो गया कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ जो आपकी बुक में भी है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का इसलिए क्योंकि सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ कि इसमें जो एनर्जी बैंड्स होते हैं सिलिकॉन में वो किस तरीके से होते हैं। सिलिकॉन Si या फिर जर्मेनियम Ge। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही अर्धचालक हैं। तो जैसा इसका एनर्जी बैंड होता है वैसे ही जर्मेनियम का भी एनर्जी बैंड होता है, सेमीकंडक्टर। तो सपोज हमारे पास एक क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, और उसमें हमने ये मान लिया कि उसमें जो है n एटम्स हैं। अब सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है Z, वो होता है 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2, 8, 4। और अब आप क्योंकि आपको उपकोश भी पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p2, क्योंकि 4 ही हैं तो 3s2, 3p2। अब जो हमें बात करनी है एनर्जी लेवल्स की वो हम सिर्फ किसको लेंगे? इसको, क्योंकि बाहर यही है आउटर एनर्जी लेवल्स। सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे क्योंकि अंदर वाले जो एटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाली जो ऑर्बिट है बाहरी कक्षा में, वो कितने हैं? वो हैं 4। ठीक है। और हो कितने सकते हैं बाहर वाली कक्षा में? बाहर वाली कक्षा में हो सकते हैं कितने? 8। 2 S में और 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं P में। इसका मतलब, और हैं हमारे पास कितने? 4, हो सकते हैं 8। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास अवेलेबल हैं एनर्जी लेवल्स, उसमें से 4 जो हैं वो तो हैं फील्ड, और 4 जो हैं वो हैं खाली, वैकेंट। और ये किस टेम्परेचर पे? ये 0 डिग्री 0 केल्विन पे। ऐसा इसलिए मैंने कहा क्योंकि जब हम हीट देंगे, बाहर से कोई एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप कर जाएंगे, वो किसी और उपकोश में भी जा सकते हैं। तो 0 केल्विन पर 4 भरे हुए हैं और 4 हैं खाली। अब हम इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जो अभी तक हमारा टॉपिक है एनर्जी बैंड वो आपको समझ आ गया, पर नेक्स्ट टॉपिक जो है कंडक्शन, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, चालक, अचालक, अर्धचालक, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ में इधर तो हम ले लेते हैं एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स,
किसी भी तत्व की एनर्जी। और यहाँ पर इस साइड हम ले रहे हैं 1/r, जहाँ पर जो r है वो है एटॉमिक स्पेस। एटॉमिक स्पेस मतलब जो एटम के बीच में दूरी है वो। तो अगर हम यहाँ की बात करें 0, ये किसको शो करेगा? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्यों? क्योंकि 1/r आइसोलेटेड एटम जो होते हैं वो एक एटम यहाँ और एक बहुत दूर। इट मीन्स क्योंकि एटम दूर दूर हैं तो r जो है वो इन्फिनेटिव है। r इन्फिनेटिव, तो 1/∞ कितना होएगा? 0 होएगा। तो आइसोलेटेड आइटम को हमने यहाँ पे शो कर दिया क्योंकि 1/r इसके लिए कितना होगा? 0। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे हम क्रिस्टल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइसोलेटेड जो एटम है, हम सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आइसोलेटेड की बात करते हैं तो इसका जो एनर्जी लेवल होगा जो एस स्टेट के लिए होगा वो होगा ये 3s। एनर्जी लेवल तो सिंगल एक लाइन ही होती है। यहाँ पर हम दिखा देते हैं p वाली स्टेट के लिए s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है आइसोलेटेड एटम के लिए। अब अगर हम क्रिस्टल की बात करें, क्रिस्टल में तो बहुत सारे एटम हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। कितने होंगे? क्रिस्टल के लिए हो जाएंगे 2ne। इसी तरीके से यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 2ne। तो क्रिस्टल के लिए एनर्जी लेवल नहीं रहता है, एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं, वहाँ पर बैंड बन जाता है। तो यहाँ पर भी बैंड बन गया, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो गए। मैंने बताया था एक एटम में जो एक मोल में जो पदार्थ की संख्या होती है 10⁻23 लगभग, तो ये कम से कम 10⁻23 जो है एनर्जी लेवल्स होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा और इस तरीके से बैंड्स बन जाएंगे कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं ये ओवरलैप कर गए, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे क्रिस्टल की। क्रिस्टल तक पहुँचते पहुँचते जब 1/r हम नीचे ले रहे हैं, क्रिस्टल का मतलब कि r जो है वो 0 है, मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम हो गई, तो 1/r जो है वो बढ़ गया, इसीलिए क्रिस्टल को दूर कहीं पर दिखाया हुआ है। तो वहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टल तक आते आते ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे 2s वाले सबशेल में 2p वाले सबशेल में, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाते हैं? यहीं आ जाते हैं, नीचे ही आ जाते हैं, क्योंकि उनकी टेंडेंसी है कि नीचे आ जाना है। जंप करी, नीचे आ गए। तो ये जो है जो भरा हुआ बैंड होता है जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो जहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड, और जो खाली हो जाता है उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसके और इसके बीच में खाली स्पेस बन गया। ये जो स्पेस है इसको बोला जाता है एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको EG से रिप्रेजेंट किया जाता है या FEG भी बोला जाता है। तो ये जो वैलेंस बैंड है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फिल्ड है, पूरी तरीके से फिल्ड है। और ये जो कंडक्शन बैंड है ये वैकेंट है, पूरा खाली है। अगर हम यहाँ पर एनर्जी दें, उसको गर्म करें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करके यहाँ नहीं आएंगे, ये एनर्जी गैप ही रहेगा, ये खाली रहता है। ये जंप करके कहाँ चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं हीट देने पर। तो ये जो भरा हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन से जो भरा हुआ है, और क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसलिए इनको वैलेंस बैंड कहा जाता है। और ये जो खाली है इसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगी, और इसके बेसिस पे फिर चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में बताऊँगी।